जोहार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर कराऊंगी जो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए है और आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है। प्रश्न है कि झारखंड को भू आकृति विभागों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक विभाग का विस्तार से उल्लेख कीजिए। इसका एक भाग मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग इसका दूसरा भाग करेंगे और जो कि मैं ले रही थी क्लास, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसको मैं इस तरीके से ले रही हूँ। देखिए, आप सभी लिख रहे हो, जो भी मेरे मित्र नोट्स को देख करके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना शुरू कीजिए। देखिए, बाह्य छोटा नागपुर का पठार, आपने इसके पहले पाठ क्षेत्र और हजारीबाग का पठार और रांची का पठार ये आपने पढ़ लिया है। अब बाह्य छोटा नागपुर के पठार का आप लोकेशन भी जानोगे कि किसका लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए, रांची हजारीबाग पठार तथा पाठ पठारों का मतलब इसके अलावा भी पठारों का एक अन्य क्रम है जो इसको तीन ओर से घेरे हुए है। किधर किधर से? तो उत्तर से, पूरब से और दक्षिण से। यहाँ पर मैं एक मैप छोटा सा बना करके आपको बताने की कोशिश करूँगी कि किसके बारे में और कहाँ की बात की जा रही है। दोस्तों, ये जो झारखंड जो है, ये झारखंड। अब यहाँ पर आपने कल की क्लास में पढ़ा था, ये जो जगह है ये पाठ क्षेत्र है, ऐसे था पाठ क्षेत्र। आपने फिर हजारीबाग के पठार के बारे में जाना और आपने रांची के, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। और जो बात चल रही है दोस्तों, इस जगह की बात चल रही है, इस जगह की बात चल रही है और इस जगह की बात चल रही है। तो ये क्या दिया हुआ है? उत्तर, पूरब और दक्षिण, इसको घेरे हुए चारों ओर से, और इसे ही बाह्य छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो 300 से लेकर के 600 मीटर है। लेकिन पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है और इसे पाइरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित माना जाता है। पूर्व और दक्षिण की ओर ऊंचाई में ह्रास दिखाई देता है। जैसे अगर पूरब से अगर पश्चिम की ओर जाओगे तो इसके ऊंचाई में ह्रास मिलेगा आपको, किंतु उत्तर की ओर अगर जाना है, अगर उत्तर की ओर आप जा रहे हो नॉर्थ की तरफ, तो कोडरमा के पठारी क्षेत्र में यहाँ पर तीव्र ढलान की भी स्थिति मिलती है और इस पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है उत्तरी बाह्य पठार, ये वाला, और दूसरा है दक्षिणी बाह्य पठार, ये वाला। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे उत्तरी बाह्य पठार को। तो उत्तरी बाह्य पठार के भौतिक रूप की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भौतिक रूप की दृष्टि से ये जो उत्तरी बाह्य पठार है, ये वाला एरिया, इसको भी 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों, 6 भागों में। अब ये कौन कौन से भाग हैं? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, 1 मिनट। देखिए कौन कौन सा है, ये 6 भागों में बांटा गया है। तो ये सबसे पहला है कि गढ़वा उच्च भूमि, कौन सी है दोस्तों? तो गढ़वा उच्च भूमि। दूसरा है कोयल औरंगा बेसिन, ये दूसरा है। तीसरा है छतरपुर का मैदान। चौथा है चतरा का पठार। पांचवा है कोडरमा गिरिडीह का पठार। छठा है उत्तरी अपरदित किनारा। तो ये 6 भागों में इसको बांटा गया है। क्लियर है? आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्लो करके भी आप लिख सकते हो इसको। अब चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे गढ़वा उच्च भूमि के बारे में। गढ़वा उच्च भूमि, अब ये किधर है, इसका लोकेशन आपको बताया जाएगा कि आखिर ये है कहाँ पर। तो उत्तरी कोयल और कनहर नदियों के मध्य में ये है। तो मान लीजिए कि ये वाला जो नदी है ये ये कनहर नदी है, कनहर। और ये वाली जो नदी है ये कौन सी है? तो ये है उत्तरी कोयल। तो इसी के बीच में इसका लोकेशन है, ये अवस्थित है। और आप सभी जान ही रहो गढ़वा है कहाँ पर, तो गढ़वा यहाँ पर है, यहाँ की बात की जा रही है। देखिए, इन दोनों नदियों के बीच में, यानी कि यहाँ की बात हो रही है, इन दोनों के नदियों के बीच में इसकी अवस्थिति है उच्च गढ़वा उच्च भूमि की। और इस क्षेत्र को कभी किसी ने पश्चिमी पलामू कहा, तो किसी ने कोयल कनहर अंतर प्रवाही उच्च भूमि कहा। तो इसके अलग अलग भी नाम आपको मिल सकते हैं अलग अलग जगहों पर। अब देखिए अगला जो है वो कौन सा है? तो ये है कोयल औरंगा बेसिन। आपने देखा कि इसका 6 उप विभाजन किया गया है उत्तरी बाह्य पठार का। तो उसमें आपको सेकंड आपको पढ़ना है कोयल औरंगा बेसिन। तो आप सभी जान रहे हो कि औरंगा नदी, देखिए ये कोयल नदी है जो कि झारखंड के उत्तर में प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर बढ़ती है और सोन नदी में जा कर के ये मिल जाती है। तो ये ही उत्तरी कोयल जो नदी है ये, और फिर औरंगा नदी, औरंगा इसकी सहायक नदी होती है दोस्तों। इसके बीच का जो भाग है, चूंकि सहायक नदी इसमें जा कर के मिल जाएगी औरंगा, तो ये इसके बीच की भाग की बात की जा रही है, यही है कोयल औरंगा बेसिन। और ये कहाँ पर है? तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक मैप बना करके
यहाँ पर छोटा सा मैं बता दूं आपको कहाँ की बात हो रही है। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो यही इस वाले एरिया के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपने पहले यहाँ क्लियर किया कि यहाँ क्या चल रहा है, फिर आप यहाँ क्लियर करोगे और इसी तरीके से करके आप यहाँ तक बढ़ोगे, यहाँ तक आओगे। ठीक है ना। तो आपको यही चीज़ आपको पढ़नी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा, तो कोयल औरंगा बेसिन। तो कोयल औरंगा बेसिन को ऊपरी और निम्न बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऊपरी बेसिन और निम्न बेसिन, इसको दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है छतरपुर बेसिन। तो छतरपुर मैदान वस्तुतः पुनपुन नदी के उत्तरी बेसिन क्षेत्र में है। तो पलामू जो है, पलामू से ही पुनपुन नदी जो है वो निकलती है और आगे उत्तर की ओर बहती है। और यहाँ पर कौन सा राज्य है दोस्तों, तो यहाँ पर है बिहार राज्य। तो बिहार राज्य में पुनपुन नदी जाती है और कहाँ पर गंगा में मिल जाती है, तो फतुहा के निकट जो पटना में है, तो वहाँ जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो ये पुनपुन नदी जितना दूर झारखंड में प्रवाहित हो रही है, तो झारखंड में आखिर ये क्या कर रही है, इस जगह में क्या हो रहा है, तो देखिए वो पुनपुन नदी का ऊपरी बेसिन क्षेत्र है ये, यानी कि इसका जो ऊपरी बेसिन यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो, यह 150 मीटर से लेकर के 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र है, जो कि बिल्कुल उत्तरी किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है, तो एकदम उत्तरी किनारे पर, झारखंड का एकदम उत्तरी किनारा ये हो जाता है, वहाँ पर ये छतरपुर का मैदान जो है ये विस्तृत है। नेक्स्ट है चतरा का पठार दोस्तों, चतरा का पठार। तो चतरा पठार से लीलांजन नदी की अनेक सहायक नदियां निकलती हैं। देखिए चतरा है यहाँ पर, तो चतरा से लीलांजन नदी, और आप सभी को पता है कि जो फल्गु नदी है तो इसी की धारा है लीलांजन नदी, और इसी की कई धाराएं जो है आगे निकलती हैं और मोहना के साथ मिल जाती है, मोहना नदी के साथ, और एक बड़ा विस्तृत ये नदी का जो भाग है, विस्तृत नदी जो है वो बनाती है फल्गु नदी जाते बिहार में जाने के बाद। तो ये जगह आपको बताया जा रहा है चतरा पठार के बारे में कि यहाँ से जो लीलांजन नदी निकलती है वो, और अनेक इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ हैं वो, ठीक है। तो ये नदियाँ जो हैं उद्भूत होकर के यहाँ से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, और अमानत नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो चलिए मैं आपको छोटा सा यहाँ पर मैप के माध्यम से आपको बता दूं कि आपके ये जो लेखक जिसने ये लिख रखा है, तो उसने ये, चूँकि मैं तो एक माध्यम हूँ जो आपके तक पहुँचा रही हूँ, भूगोल तो मैंने लिखा नहीं है, ये राम कुमार तिवारी जी की जो किताब है वहाँ से निकली हुई है। तो उनका कहना है कि ये जो पुनपुन नदी है ये उत्तर की ओर जा रही है, और यहाँ वाला जो भाग है यही छतरपुर का बेसिन है। चूँकि आप पढ़ रहे हो चतरा के पठार के बारे में, तो चतरा से जब निकलती है कौन सी नदी, तो ये नदी है लीलांजन नदी चतरा से निकल रही है और आगे बढ़ रही है, और इसकी कई धाराएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं, कई इसकी सहायक नदियां हैं जो आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ ऐसी भी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इसमें ये कौन सी नदी है, तो ये अमानत और इसकी सहायक नदी। और आप सभी को पता है अमानत किसकी सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये आप जानते हो अच्छे से, प्रीलियम्स में पढ़ के यहाँ तक आए हो। तो अमानत ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो देखिए लीलांजन नदी की अनेक सहायक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अमानत नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अर्थात इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि इस पठार का जो ढलान है वो उत्तर और पश्चिम की ओर है। यह पठार काफ़ी अपर्दित है और घने जंगलों से आच्छादित है। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब घने जंगल यहाँ पर मिलते हैं चतरा के पठार में, और ये जो एरिया है चतरा वाला जहाँ की बात चल रही है दोस्तों, तो ये काफ़ी अपर्दित भूभाग है, क्योंकि यहाँ नदियाँ देख रहे हो, नदियों का जाल बहुत ज़्यादा है। अगला जो भाग है वो है कोडरमा गिरिडीह का पठार। ये 6th वाला है कोडरमा गिरिडीह का पठार। तो पश्चिम में बराकर नदी है इसके, कोडरमा गिरिडीह के पठार के। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखें। देखिए मोहना जल विभाजक से पूरब में कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मैप के माध्यम से आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ कौन सा जगह है, कोडरमा, ठीक है, कोडरमा। अब कोडरमा के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ मोहना, ये मोहना नदी है, तो मोहना जल विभाजक यहाँ से, यहाँ के पूरब से, ईस्ट से, और फिर क्यूल और अजय नदी के स्रोत। अजय नदी आपको पता है देवघर से ऐसे प्रवेश करती है, जमुई से निकलती है बिहार के, और इसके बीच का जो जगह है इसी की चर्चा चल रही है दोस्तों,
ठीक है ना, इसी के बीच की बात चल रही है। ये कोडरमा और गिरिडीह का पठार है। तो मोहना जल विभाजक के पूर्व में और किऊल और अजय नदी के स्रोत क्षेत्र तक कोडरमा का पठार जो है ये विस्तृत है। माफ कीजिएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा, अब चलिए दिख रहा होगा। यह क्षेत्र धारवाड़ शिस्ट और क्वार्टजाइट से समृद्ध है। और चतरा कोडरमा गिरिडीह पठार का जो उत्तरी किनारा है, देखिए ये उत्तरी किनारा, आपको झारखंड के बारे में ही पढ़ना है, बिहार नहीं जाना है। तो उत्तरी किनारा जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर 300 से 500 मीटर के बीच का यह क्षेत्र है। कितना का? तो 300 से लेकर के 500 मीटर के बीच का यह क्षेत्र है। 150, माफ कीजिएगा, 150 मीटर, 150 मीटर का ये क्षेत्र है। और ये क्षेत्र झारखंड का पठारी भूमि और गंगा के मैदान की सीमा को निर्धारित करता है। इस स्कार्प का इस जो मोड़, मतलब ये जो है ढाल जो है, इसका विस्तार पश्चिम से छतरपुर के पूर्वी भाग से लेकर के गिरिडीह जिला का जो गांव है वो तीसरी और देवरी प्रखंड इसके उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है। यानी कि इसकी सीमा बताया जा रहा है। अब एक मैप में यहाँ बता रही हूँ। देखिए चीज़ों को यहाँ पर समझना मेन जरूरी है। भूगोल आप पढ़ रहे हो ना, तो भूगोल में थोड़ा सा यहाँ पर आपको हो जाएगा डिस्टर्बेंस। मोहना, दो आपको लोकेशन बताया गया। एक तो नदी वाला बताया गया कि मोहना से लेकर के अजय, ठीक है ना, इस बीच में किऊल भी, तो इसी का जो क्षेत्र है वो आ जाता है। एक क्षेत्र में आपको बताया गया कौन सा? छतरपुर, इसका पूर्वी भाग, ठीक है, और गिरिडीह का जो कुछ गांव है वहां पर। तो ये दो चीज़ आपको बताई गई है, इसका लोकेशन। इसी के बीच में ये पठार है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार आप और रीड कर लोगे आपका हो जाएगा। देखिए दक्षिण बाह्य पठार, तो एक दिन में एक प्रश्न हम लोग टारगेट करेंगे, 1 से 2 प्रश्न चल जाएगा, लेकिन 1 से 1 कम नहीं होना चाहिए। चूंकि ये चैप्टर बड़ा है इसीलिए मैं इसको 2 भाग में करके बताई। दक्षिणी बाह्य पठार, इसका विस्तार कहाँ पर है? तो रांची, इसका विस्तार देखिए 2 भागों में। आपको सबसे पहले आपको जो बाह्य पठार है इसको 2 भागों में बांटा गया था, आपने ये चीज़ देखा था। तो इसी का जो दूसरा भाग है, एक तो आपको उत्तरी बाह्य पठार जो है वो आपको मिला, उत्तरी या ऊपरी बाह्य पठार, और दूसरा आप क्या पढ़ रहे हो? तो दक्षिणी बाह्य पठार, ये चीज़ आप पढ़ रहे हो। तो ये जो दक्षिणी बाह्य पठार है इसी के बारे में अब आप जानोगे, ठीक है ना। और ये किधर आता है तो मैं आपको यहाँ पर लोकेशन भी आपको बता देती हूँ। ये जो झारखंड है इसी का ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये वाले एरिया की अब आपसे बात की जा रही है। हजारीबाग का पठार जो है उसको माइनस कर देना, वहाँ की नहीं। अब देखिए दक्षिणी बाह्य पठार, विस्तार इसका रांची पठार के दक्षिण में, जैसे कि यहाँ पे रांची का पठार है दोस्तों, इसके दक्षिण में, यहाँ का देख रहे हो ना, इसके दक्षिण भाग में, इसके दक्षिण के क्षेत्र में, और पश्चिम में सिमडेगा से लेकर के, यहाँ जो सिमडेगा है ये वाला एरिया, मैं दिखा दूंगी, सिमडेगा से लेकर के पूर्व में सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम तक। देखिए सिमडेगा है ना, ये वाला एरिया कौन सा है? यही सिमडेगा है दोस्तों। और ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है? तो ये सरायकेला खरसावां है। और ये वाला कौन एरिया है? तो ये पूर्वी सिंहभूम है। तो ये सभी एरिया की बात हो रही है, और यही आता है दक्षिणी बाह्य पठार के अंतर्गत। इस पठार के मध्य में कोल्हान उच्च भूमि की ऊंचाई इस क्षेत्र के औसत ऊंचाई से कुछ अधिक है। और यह रांची पठार के लगभग इस क्षेत्र को भी कई उप विभाजन में बांटा गया है। तो ये इसका भी कई उप विभाजन किया गया। जैसे इसके पहले आपने उत्तरी वाला जो पढ़ा था, उत्तरी बाह्य पठार, तो उसका भी उप विभाजन पढ़ा था। उसी तरीके से आप इसका भी उप विभाजन देखोगे। किस तरीके से? तो सबसे पहले देखोगे शंख बेसिन के बारे में, फिर उसके बाद दक्षिण कोयल बेसिन ये है, फिर उसके बाद देखिए धारवाड़ का प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? तो ये धारवाड़ प्रदेश है। फिर नेक्स्ट है कौन सा? पंच परगना का मैदान, तो ये वाला एरिया है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो देखेंगे शंख बेसिन के बारे में। तो इसका प्रारंभ पाट प्रदेश के पश्चिम ढाल से हुआ है। तो कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूं, तो देखिए पाट प्रदेश जो है ये वाला, यही एरिया पाट का है ना, आपने देखा था पिछली बार में पढ़ रहे। इसका आपको बताया जा रहा है कि इसी का इस प्रदेश का पश्चिमी ढाल से हुआ है, यहाँ से इसके पश्चिम ढाल से इसका आरंभ हुआ है। और ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र, तो शंख नदी जो है यहीं से निकलती है। तो ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र, देखिए यहाँ पे आप लिख लो, ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र की औसत ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही मानते हैं।
ये जो शंख बेसिन है इसको। लेकिन निचला शंख बेसिन स्पष्ट रूप से बाह्य और निम्न पठारी भूभाग का हिस्सा प्रतीत होता है। अब शंख बेसिन के भी दो भाग हैं, एक भाग तो चला जा रहा है पाट क्षेत्र में, और जो इसका जो निचला भाग है वो आ जाता है यहाँ पर दोस्तों। शंख बेसिन का जो निचला शंख बेसिन है वो स्पष्ट रूप से यही बाह्य और निम्न पठारी भूभाग का हिस्सा है, और इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी गुमला जिला और संपूर्ण सिमडेगा जिला का विस्तार है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सा जिला है, तो ये है गुमला, और यहाँ पर कौन सा जिला है, तो ये है सिमडेगा। तो ये दक्षिणी गुमला की बात हो रही है, गुमला का भी कौन सा एरिया, साउथ का, और पूरा एरिया सिमडेगा का, ये इसी शंख बेसिन के अंतर्गत आता है। आप सभी को पता है ये शंख नदी जो है यहाँ से निकलती है गुमला के चौपारण से, गुमला से माफ, चौपारण नहीं, गुमला से निकलती है और ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और उड़ीसा में चली जाती है। तो ये इसका विस्तार है शंख बेसिन का। अब आप पढ़ोगे दक्षिण कोयल बेसिन के बारे में। देखिए, लिखिए आप सभी, दक्षिण कोयल बेसिन के ऊपरी भाग का विस्तार रांची पठार और निम्न कोयल बेसिन क्षेत्र का विकास बाह्य पठारी भाग से हुआ। अब कोयल, दक्षिण कोयल, आप सभी को बताना है कि दक्षिण कोयल जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगड़ी से निकलती है, और ये कहाँ बहती है, लोहरदगा होते हुए अपने दक्षिण की ओर ये घूम जाती है और इधर आती है, और इधर से आते हुए ये इधर आती है दक्षिण की ओर, इसका भी विस्तार है। इसी का लोकेशन दिया हुआ है दोस्तों, एड्रेस दिया हुआ है। दक्षिण कोयल बेसिन के ऊपरी भाग का विस्तार रांची पठार और निम्न कोयल बेसिन क्षेत्र का विकास बाह्य पठारी भाग में हुआ है। कोयल रांची पठार में ये प्रवाहित होती हुई, रांची पठार में आपने देखा है रांची पठार से ये प्रवाहित होती है, और लोहरदगा के पास ये जा करके ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और ये आगे बढ़ती है, और बसिया कोनबीर ये प्रखंड है दोस्तों, इसका निचला बेसिन क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ हो जाता है। इससे आगे यह एस्कार्पमेंट से, ढलानों से उतरते हुए इसका संगम किस नदी से हो जाता है, तो कारो नदी से, और दक्षिण कोयल की जो सब सहायक नदी है यही कारो नदी है, तो इसका यहाँ पर मिलान होता है। आगे यह सारंडा जंगल है जो ये इस जगह पर है, दक्षिण में ही है झारखंड के। यह सारंडा के पश्चिमी और उत्तरी किनारे से होते हुए, यानी कि जो सारंडा जंगल है ये कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। तो इसका जो पश्चिम है, ये पश्चिम, ये आपको बताया जा रहा है मतलब पश्चिमी सिंहभूम के भी पश्चिम जो सिमडेगा में आ जाता है। तो यहाँ से आगे यह सारंडा के पश्चिमी उत्तरी किनारे से होते हुए उड़ीसा में ये प्रवेश कर जाती है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट आपको ये चीज़ बता रही हूँ इसके लोकेशन के बारे में। निकल कहाँ से रही है दक्षिण कोयल, तो यहाँ से निकल रही है दोस्तों, कहाँ से, तो नगड़ी से, रांची के। लोहरदगा आपको बताया गया कि यहाँ जाती है, और लोहरदगा से ये दक्षिण के, और यहाँ पर सारंडा का जंगल है, ये पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है, पश्चिमी सिंहभूम का। अब यहाँ के आपको क्या बताया है, उत्तरी और इसके पश्चिमी सीमा में सारंडा के जंगल, तो ये कौन सा एरिया हो गया, तो ये सिमडेगा का जगह हो गया। और कहाँ प्रवेश कर जाती है, तो ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, तो ये सिमडेगा का जगह हो गया। तो यहाँ से आई और इधर से बढ़ गई, तो यही है ना दक्षिणी कोयल। और कहाँ इसको, इसमें कारो नदी जो है इसमें मिलती है, और शंख नदी यहाँ से निकल रही है। देखिए, इसी शंख नदी का बेसिन ये हो गया, और इसका दक्षिण कोयल बेसिन ये हो गया। तो ये आपने जाना। अब आप जानोगे धारवाड़ प्रदेश के बारे में। देखिए, पूरी झारखंड की जानकारी आपको इससे हो जाएगी, कहाँ पर क्या है, किस तरीके का जगह है। इसीलिए मुख्य परीक्षा की शुरुआत में और भूगोल विषय की शुरुआत में मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार सारा चीज़ जब आप समझ लोगे ना कहाँ क्या चीज़ है, तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। देखिए, अब धारवाड़ प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं। धारवाड़ का प्रदेश, इसमें क्या है दोस्तों, तो देखिए इसमें क्या है कि आर्कियन चट्टानों के अपरदित अवसादों के निक्षेपण से, आप सभी ने ये भौगोलिक इतिहास में ये जान लिया है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अपरदन से, उसके अवसादों से, और इस अवसाद के निक्षेपण से और इसके रूपांतरण से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। कौन सा है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी गई हैं। तो ये धारवाड़ प्रदेश है झारखंड में। अब कहाँ पर इसका लोकेशन है, अब इसको जानोगे। इसी कारण से इस क्षेत्र में कौन कौन सा, तो ग्रेनाइट और नीस की जो आधारभूत बेसिक चट्टानें हैं,
इसके ऊपर फाइलाइट और माइका सिस्ट के जमाव मिलते हैं। यहाँ पर प्राचीन मोड़दार पर्वत के चिन्ह भी स्पष्ट रूप से, जो फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत जिसको बोलते हैं, उसके भी चिन्ह स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और ये देखिए, साथ ही पेनी प्लेन, पेनी प्लेन का मतलब होता है क्या, जो जिसको बोलते हैं, कौन सा मैदान इसको बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं, देखिए अपर्दन के कारण इस तरीके की भूमि, संप्राय मैदान, माफ कीजिएगा भूल रही थी मैं, संप्राय मैदान, पेनी प्लेन को कहते हैं संप्राय मैदान। तो देखिए इसका विस्तार, जो इसका यहाँ पर पेनी प्लेन के भी चिन्ह मिलते हैं, यानी कि संप्राय मैदान, नदियों के द्वारा अपर्दन के बाद जो भूमि बनती है और थोड़ी बहुत ऊंची नीची भी होती है, इसमें कहीं कहीं टीले भी मिलते हैं, तो इसी को पेनी प्लेन या संप्राय मैदान कहते हैं। तो उसके भी चिन्ह आपको धारवाड़ प्रदेश में मिलेंगे। और इसका विस्तार कहाँ पर है, तो पूरब से, अब देखिए इसका लोकेशन आपको बताया जा रहा है कि झारखंड में धारवाड़ प्रदेश कहाँ पर है, तो पूरब पश्चिम दिशा में उत्तरी सिंहभूम जिला से लेकर के, देखिए पूरब और पश्चिम दिशा में उत्तरी सिंहभूम जिला से लेकर के सिमडेगा जिला के पूर्वी और दक्षिण भाग में, चलो यहाँ बना देती हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप से बता रही हूँ, सिमडेगा है, ये है सिमडेगा का जगह है। तो आपको बताया जा रहा है सिमडेगा का कौन सा एरिया, देखें यहाँ पर एक बार देख लीजिए, सिमडेगा जिला का पूर्वी और दक्षिणी भाग, तो सिमडेगा का पूर्वी भाग तो यही है और इसका दक्षिणी भाग, और इधर कौन सा एरिया है, ये तो चला जा रहा है दक्षिणी कोयल और शंख बेसिन में, ये वाला एरिया, तो इसको आप नहीं लोगे, आप पढ़ रहे हो धारवाड़ प्रदेश के बारे में। इसके बाद से ये वाला जो एरिया है ये धारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे। देखिए पूरब से पश्चिम दिशा के उत्तरी सिंहभूम जिला से लेकर के सिमडेगा जिला के पूर्वी और दक्षिणी भागों में इसका विस्तार है। जमशेदपुर इस श्रृंखला के ठीक बीच में है, ये वाला जो एरिया है जमशेदपुर का, ये ठीक इसके बीच में अवस्थित है। वर्तमान दालमा की पहाड़ियाँ, आप सभी ने पढ़ा है, पूर्वी सिंहभूम में है दालमा की पहाड़ी, तो वर्तमान दालमा की पहाड़ी से लेकर के जो पूरब से पश्चिम दिशा में फैली है, यानी कि ये पूरब से पश्चिम में ये फैली हुई है, वे उक्त प्राचीन परतदार पर्वतों के ऊपरी ढलान में ये अवस्थित है। ग्रेट शियर जोन अथवा थ्रस्ट जोन यहाँ पर पूर्व उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण और पश्चिम से पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 1000 मील लंबे क्षेत्र में ये विस्तृत है। अगला है पंच परगना का मैदान, चलिए वो लोग इसको जानते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो स्वर्णरेखा घाटी के उत्तर में, और आप सभी देख रहे हो नगड़ी से निकल रही है स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में ये जाकर के मिल जाती है। तो इसी घाटी का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर वाला, नॉर्थ वाला, आपको रांची के पठार में तो नहीं जाना है, आपको बाया पठार में, आप दक्षिण का बाया पठार पढ़ रहे हो, तो इसी के उत्तर का भाग आप पढ़ोगे, ये जो स्वर्णरेखा नदी घाटी का जो उत्तर का भाग है। अब देखिए इसमें कौन कौन से जगह आ जाते हैं झारखंड के, तो इस पंच परगना क्षेत्र में कौन सा जगह आ जाता है, सिल्ली, बुंडू, तमाड़ और अड़की और सोनाहातू, ये सभी इसी पंच परगना के मैदानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। यह रांची पठार का ये पूर्वी किनारा है, तो देखिए ये रांची पठार जो है इसी का ये पूर्वी किनारा है, क्लियर है, ये इसी का पूर्वी किनारा है, और यह ढाल और समतल प्राय है, और इसका उत्तरी भाग मोरवान, इसी का उत्तरी भाग जो है वो मोरवान कहलाता है। मोरवान शब्द आपको इसके पहले भी जब आप रांची पठार पढ़ रहे होगे उस समय में आपको ये शब्द मिला होगा, मोरवान। देखिए अगला जो नाम आता है वो दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये अगला जो टॉपिक है ये, इसका एरिया कहाँ है, चूंकि मैं यहाँ पर मैं नहीं दिखा पा रही आप लोगों को, एक मिनट रुक जाना आप सभी। दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, बस 2 दिन का क्लास जो था वो थोड़ा लंबा था, अब अगला क्लास जो होगा वो थोड़ा सा छोटा जाएगा। देखिए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा दोस्तों, इतना दिमाग आप लोग इस क्लास में लगा लिए, इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को आसान लगने लगेगा। दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी का विस्तार एक चौड़ी घाटी के रूप में अलग अलग उच्चावच के साथ, ऊंचा नीचा के साथ हुआ है। इस घाटी क्षेत्र में अनेक एकाकी पहाड़ियां, मतलब सिंगल पहाड़ियां,
स्कार्प ढलान बहुत सारे हैं, किनारा आपको बहुत सारा मिल जाएगा, और छोटे पठारी भूभाग भी आपको बहुत सारे इस क्षेत्र में, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र में ये सारी विशेषताएं लिए हुए हैं। ये दामोदर घाटी नदी क्षेत्र, ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ की जो चट्टानें हैं, अब तो किसकी बात हो रही है दोस्तों, देखिए दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये टोरी से निकलती है, और ये कहाँ पर है, तो ये लातेहार में है दोस्तों। और ये जो दामोदर नदी का जो ये एरिया है, ये वाला जो निकल रही है, तो यहाँ से उत्तरी भाग, इसका भाग ये कौन सा हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है हजारीबाग का पठार, है ना, यही हजारीबाग का पठार। और ये वाला जो एरिया हो जा रहा है दोस्तों, ये कौन सा हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है रांची का पठार। और रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के ये जो बीच का जो एरिया जो आपको पढ़ना है, तो यही एरिया है कौन सा, तो यही है दामोदर घाटी का क्षेत्र, और ये दामोदर बराकर, ठीक है ना, बराकर नदी को भी साथ में लेकर के चलना है। तो इसी की जो घाटी वाली जो क्षेत्र है जहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, तो यही की बात चल रही है, आपको इसी के बारे में अभी आपको पढ़नी है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके बारे में देखिए। तो यहाँ की चट्टानें महादेव सीरीज की, महादेव क्रम की बालू पत्थर और कांग्लोमरेट से ये निर्मित है। तो आप सभी को यहाँ बलुई मिट्टी भी मिलती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में बलुई मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो यही वाला एरिया है, दामोदर घाटी वाला क्षेत्र। कहीं कहीं पर हजारीबाग और रांची पठार के समान ऊंची हो जाती है ये जगह दामोदर, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये हजारीबाग और रांची का पठार बहुत क्लोज है यहाँ पर, तो कुछ इसकी भी विशेषता ली हुई होगी ये जगह। तो दामोदर घाटी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी दामोदर घाटी, देखिए ये वाला जो ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऊपरी दामोदर घाटी और निचली दामोदर घाटी। इसका विभाजन 300 मीटर की कंटूर रेखा, देखिए कंटूर रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए समान ऊंचाई को दर्शाने वाली ये काल्पनिक रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं। भूगोल विषय में आपने ये पढ़ा है, मानचित्र जब आप अध्ययन करते हो तो उसमें कंटूर रेखा की बहुत ज़्यादा विशेषता होती है, क्योंकि ये एक तरीके से काल्पनिक रेखा होती है जो आपको मानचित्र को समझने में मदद करती है, और ये समान ऊंचाई को ये इंगित करती है, यही कंटूर रेखा। तो इसको हिंदी में समुच्च रेखा के नाम से भी इस कंटूर रेखा को जाना जाता है। तो इसका विभाजन जो है किसका, तो उत्तरी किसका, दामोदर घाटी का और निचली दामोदर घाटी का, तो इसका विभाजन 300 मीटर की कंटूर रेखा से होता है। दामोदर नदी घाटी का ठीक उत्तर पूर्वी जो भाग है, ये वाला एरिया दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग के बारे में आपको बोला जा रहा है, ये वाला एरिया। अब इसके बारे में आप देखोगे उत्तर पूर्वी भाग में क्या है, तो यहाँ पर बराकर नदी घाटी, यहीं पर बराकर नदी घाटी यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। और ये दोनों घाटियाँ ऊंचे जल विभाजक क्षेत्र से बटी, मतलब पृथक होती हैं, बटी हुई हैं, जल विभाजक क्षेत्र से, जल का विभाजन, जल से विभाजित हो रही हैं। तो ये जगह, यह क्षेत्र अनेक छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियों से भी बना है, छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां यहाँ पर हैं, और इन्हीं के बीच में पारसनाथ की भी पहाड़ी है, जो कि 4480 फीट ऊंचा, यानी कि 1365 मीटर ऊंचा है पारसनाथ की पहाड़ी। राम कुमार तिवारी की किताब में यही दिया हुआ है 1365 मीटर, और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये किताब जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी शायद इसी पब्लिकेशन के थ्रू, मुझे जहाँ तक याद है, छपती है। पारसनाथ पहाड़ी से लेकर के बराकर रेलवे स्टेशन तक यह अवशिष्ट पहाड़ियाँ, जो उसकी कड़ी बनी हुई जो अवशिष्ट पहाड़ी, जो यह श्रृंखला दामोदर घाटी या द्रोणी की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करती है। बराकर घाटी का जो ऊपरी भाग है वो समतल प्राय है, वो समतल है, देखिए। लेकिन इस बराकर घाटी जो है, मान लीजिए कि ये वाला जो एरिया है, दामोदर नदी, आप समझ, दामोदर घाटी का क्षेत्र, इसी के उत्तरी पूर्वी भाग की बात हो रही है, तो इसका जो उत्तरी भाग होता है ये समतल होता है, लेकिन जो इसका जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, तो ये ऊंची नीची जो भूमि है यहाँ पर इस तरीके की है। तो वही चीज़ आपसे यह बताया जा रहा है। ये घाटी गिरिडीह के पास देशांतरीय चौड़ाई के रूप में सब बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बराकर जो घाटी है वो। चलिए अब हम लोग अगला भाग करते हैं, संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित भूभाग। तो ये नेक्स्ट है, तो इसके बाद मैं मैप में आपको बता दूंगी कैसे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित भूभाग,
तो संथाल परगना का संपूर्ण क्षेत्र जो है वो कहीं भी 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। तो यानी कि बहुत ऊंचाई वाली जो आप कल्पना कर रहे हो, देखिए इस वाली जगह की बात हो रही है दोस्तों, इस वाली जगह की, यही है संथाल परगना का क्षेत्र। और इसी की बात हो रही है, अब आपको यहीं का चीज पढ़ना है। देखिए इसका मुख्य पहाड़ी भूभाग संथाल परगना का उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर यहाँ पर अगर थोड़ी पहाड़ी भी है, अगर 300 मीटर से ऊंचा तो है नहीं, लेकिन कहीं छोटी मोटी पहाड़ियां भी हैं, तो ये कहाँ पर है, तो संथाल परगना का उत्तर पूर्वी, ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्वी भाग में थोड़ी बहुत इस तरीके की पहाड़ियां आपको मिल जाएंगी, जो कि दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग की अनेक नदियों के द्वारा अपर्दित होकर के निम्न स्वरूप को धारण कर लिया है। तो देखिए दक्षिणी भाग, अब इसका जो दक्षिण का भाग है वो, और जो इसका पश्चिम का भाग है, ईस्ट का भाग, और ये दक्षिण का भाग, ये किस तरीके की भूमि अब बन गई है। तो देखिए वेस्ट का, माफ कीजिएगा वेस्ट बता रही हूँ ना, पश्चिम का भाग, वेस्ट का भाग और दक्षिण का भाग, साउथ का भाग, तो ये अपर्दित हो गई है। क्यों अपर्दित हुई है, तो बहुत सारी नदियां हैं जो प्रवाहित होती हुई पूरब की ओर चली जाती हैं, यहाँ से निकलती हैं पूरब की ओर चली जाती हैं। तो नदियां क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। यहाँ पर मैं केवल संथाल परगना का मैं क्षेत्र बना रही हूँ। तो आपसे बोला जा रहा है कि उत्तर पूर्वी जगह पर थोड़ी पहाड़ियां हैं, लेकिन इसका जो पश्चिम का भाग है वो और जो दक्षिण का भाग है वो, ये बहुत ज़्यादा अपर्दित हैं। और किससे अपर्दित हैं, तो यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं इसी के अपर्दन से। अब इसी को आपको समझना है कि कौन सी नदी आ रही है, कैसे अपर्दित की जा रही है। तो इसी के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा है अपर्दित भूभाग। और ये लास्ट भाग चल रहा है दोस्तों आज की क्लास का। देखिए राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, तो यह क्षेत्र दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये जो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये वाला, ये राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसको दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में। अब ये कौन सा दो भाग है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको भी दो भाग में, पहला भाग जो है कि इस, मैं जब तक इसको समझाऊंगी नहीं मैप में ना दोस्तों, तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार लोकेशन आपको दिखा दे रही हूँ। पहला इसका मुख्य पहाड़ी क्षेत्र, जिससे कि अनेक पहाड़ियां निकल करके पूर्वी ढाल में प्रवाहित होती हैं। तो इसका मुख्य पहाड़ी, जिससे अब बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो निकल करके मुख्य पहाड़ी क्षेत्र से पूरब की ढाल में प्रवाहित होती हैं, और इन नदियों के द्वारा पर्वत की जो तलहटी है वहां पर भारी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेपण किया जाता है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और पूर्वी ढाल में देखिए ये इस वाली एरिया में बहुत सारी ऐसी नदियां निकलती हैं जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। अब इससे अपर्दन होता है दोस्तों, और अपर्दन से आप सभी जान रहे हो कि जब पहाड़ों के अपर्दन से, नदियों के अपर्दन, मिट्टियां जो बनाई जा रही हैं, वो कौन सी यहाँ पर मिट्टी बन रही है, तो जलोढ़ मिट्टी। और आप सभी को पता है कि ये वाला जो एरिया है झारखंड का, जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है दोस्तों। झारखंड का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र यही है, इसीलिए आपको यहाँ पर नाम मिल रहा है जलोढ़ मिट्टी का। तो यहाँ आप जानोगे कि ये पहला भाग है, इसको भी दो भाग में बांटा गया। तो पहला भाग आप जान रहे हो, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बन रही है भारी मात्रा में, और जिससे जलोढ़ उच्च भूमि का निर्माण हो रहा है। तो ये राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसका एक भाग ये है कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बन रही है। कौन सी मिट्टी बन रही है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, मैदान का निर्माण हो रहा है, जलोढ़ मैदान का। अब दूसरा क्या है, दूसरा यही जलोढ़ उच्च भूमि है जिसका विस्तार एक पहली पट्टी के रूप में, ये जलोढ़ मिट्टी का, यही जलोढ़ मिट्टी इसका दूसरा भाग है। तो ये पहली पट्टी के रूप में एक पट्टी है, जो पहला पट्टी उसके रूप में किधर से किधर विस्तृत है, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये इसका विस्तृत है। और इस पट्टी में कौन कौन सा जगह आ जा रहा है, तो ये दूसरा भाग है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का। तो इसमें आ जा रहा है उधवा जगह है, बड़हरवा जगह आ रहा है, पाकुड़ आ रहा है, महेशपुर आ रहा है। और महेशपुर की महारानी कौन थी, आप सभी बता देना, जो पहाड़िया विद्रोह हो रहा था उसमें। तो महेशपुर, पाकुड़, शिकारीपाड़ा और पथरा, ये सभी जगह इसी के अंतर्गत आ जा रहे हैं। ये जो जलोढ़ का जो मैदान बन रहा है, जलोढ़ की पट्टी, और ये जलोढ़ की पट्टी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, जलोढ़ की पट्टी।
और किससे बन रही है जलोढ़ की पट्टी? नदियों के अपरदन से ये जलोढ़ की पट्टी बन रही है। दुमका, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों का जो मध्यवर्ती भाग है, जो मिड का क्षेत्र है, कौन कौन कहाँ का? तो दुमका का, पाकुड़ का और साहेबगंज जिलों का जो मध्यवर्ती भाग है, वहां पर मुख्य राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक लोकेशन बना रही हूँ। ये दुमका है, ये पाकुड़ है, और किस जगह की बात हो रही है? और पाकुड़, दुमका और साहेबगंज, यहाँ पर साहेबगंज है। इसके बीच का जो ये भाग है ना, यही राजमहल है, यही राजमहल का क्षेत्र है दोस्तों। और यही बात हो रही है यहाँ पर, ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का यहीं पर विस्तार है। अगला जो लोकेशन है वो है जामताड़ा, देवगढ़ और दुमका। इसका जो पश्चिम भाग है ये अपर्दित भूभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इसके भौतिक रूप को 3 भागों में बांटा गया है। जो अपर्दित भूभाग है, आपको यही पढ़ना है ना। इसका जो दूसरा भाग है कौन सा? अपर्दित भूभाग। अब ये अपर्दित भूभाग कहाँ पर है? तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका लोकेशन आपको क्या बताया गया है? इसका लोकेशन अपर्दित भूभाग का जामताड़ा, देवघर और दुमका जिला का पश्चिम वाला जगह। देखिए कौन सा? तो यहाँ है जामताड़ा, यहाँ पर है देवघर और यहाँ है दुमका। मान लीजिए यहाँ दुमका है, इसी का जो पश्चिम वाला जो एरिया है ये वाला। अब इस यहाँ पर अपर्दित भूभाग है, और इसको भी भौतिक रूप से इसको देखा जाए तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन कौन सा भाग है? तो पहला है देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र, दूसरा है अजय मोर बेसिन, जो मयूराक्षी नदी है, तो अजय नदी और मोर नदी, तो इसका जो बेसिन है वहां पर, और राजमहल का उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर और पश्चिम भाग, ये सब भी अपर्दित भूभाग में आ जाते हैं। तो आज की क्लास में आपने ये सारे चीज़ को जाना। देखिए यहाँ जो ये वाला जो चीज़ है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आपने यहाँ तक चीज़ों को जाना, तो क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा था तो बताना। तो चलिए, तो क्लास को अगर मतलब समझ में आया हो तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उसको समझाने की। अगर नहीं समझ में आया होगा ना दोस्तों, तो दोबारा इस क्लास को स्किप दोबारा देख लेना। देखिए जब आप मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करते हो ना, या फिर आप एग्ज़ाम लिखते हो, छोड़ो, आयोग ये नहीं जानता है कि आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप इसके बीच में आप क्या किए। आप आयोग को ये चीज़ नहीं पता होती है। आप देख रहे हो ना कि आयोग कोई आपका एक्सक्यूज़ नहीं सुनता है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, उसको आपके सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, उसको परफॉर्मेंस से मतलब होता है। तो आपके जो भी एक्सक्यूज़ हैं वो वहाँ नहीं चलेंगे। तो आपको समझ के अच्छे तरीके से सारा चीज़ क्लियर करके, यहीं पर सारे डाउट्स क्लियर करके आपको वहाँ जाने हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई क्वेश्चन जो होगा जहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं आपको बता दूंगी। उसी में ये चैप्टर भी था दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल ये चैप्टर थे, लेकिन मेरे लिए भी बहुत दिक्कत था ये समझा पाना, लेकिन काफ़ी हद तक मैं कोशिश कर रही हूँ। और उम्मीद आयोग ये करता है, जैसे जहाँ से मैं बताना चाहती थी, उम्मीद यही करता है आयोग कि प्रीलिम्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और प्री क्लियर करके ही आप मुख्य परीक्षा दे रहे हो, तो बेसिक जानकारी आपके पास है। और जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब आपको ये नहीं बताना है कि कंटूर क्या होता है, आपको ये नहीं बताना है कि स्कार्फ क्या होते हैं, आपको ये नहीं बताना है कागार किसे कहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ वो मेंशन करना है। क्योंकि आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैंने बताया है, और आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा, आपको पहाड़ी पठार क्या होता है वो चीज़ वहाँ मेंशन नहीं करना है। लेकिन चूंकि मैं क्लास करा रही हूँ तो आपको समझना ज़रूरी है, और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि भूगोल विषय में आपने इस चीज़ को प्रीलिम्स में ही डीप में पढ़ लिया है, और मुख्य परीक्षा में सिर्फ आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में लिखना है। अगर आप इसको डिटेल में और लिखना शुरू कर दिए कि समोच्च रेखा क्या होता है या फिर ये इस सारी की चीज़ें, तो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको वर्ड भी और उस तरीके से आंसर राइटिंग आपको नहीं करना है, शॉर्ट में चीज़ों को लेकर के चलना है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।